नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी शिक्षा नामक चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है और हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। और प्री और मेंस को लेकर एनसीईआरटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं कि एनसीईआरटी प्री में कारगर है कि मेंस में कारगर है या किसी में नहीं कारगर है, या फिर इन्हें पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक मुद्दे पे। सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में कुछ हम लोगों की बहुत ज़्यादा गलत अवधारणाएं हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहली बात, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ फैक्ट्स रटने के लिए है। तो क्या एनसीईआरटी की उपयोगिता सिर्फ फैक्ट्स तक है? फैक्ट्स के आगे एनसीईआरटी की कोई उपयोगिता नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ फैक्ट्स रटने की चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी हमारे बेसिक्स को मजबूत करती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, और जो हमको ना कि सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी सहायक होते हैं। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं और उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति भी कर देते हैं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, कि अगर सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनका ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड रहा है, जो शुरुआत से ही आर्ट विषय को पढ़ते रहे हैं, जिनका आर्ट एज अ सब्जेक्ट रहा है। तो उनकी क्या होती है कि सब्जेक्ट की बेसिक बिल्डिंग्स पहले से ही तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लगातार 3 साल, आप देख रहे हैं, ग्रेजुएशन में उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, और उसके पहले भी 10+2 इंटर में भी उन्होंने एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ी हुई है, जो भी हम लोगों के रहे हैं 2 साल, 10 के बाद 11 और 12 में, और उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में। तो उसकी वजह से उनका क्या होता है कि सब्जेक्ट का बेसिक्स तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के साथ क्या दिक्कत आती है कि उन्होंने क्लास 10th के बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े नहीं होते हैं, और लगातार साइंस और कॉमर्स पढ़ने के कारण उनके आर्ट्स के सब्जेक्टों की जो पकड़ होती है वो कहीं ना कहीं भी ढीली पड़ जाती है। इस वजह से उनका एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो बेसिक से, शुरुआत से सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बना सकें, शुरुआत से लाइन बाय लाइन सब्जेक्ट को समझ सकें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा मांग उठती है, भाई एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो कुछ बहुत पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिखे हुए हैं, मैंने तैयार कर रखा है प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। एक तो पहली बात क्या है कि एनसीईआरटी किताबें जो हैं वो विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई हैं, यानी कि जो चीज़ उसमें लिखी गई है वो विशेषज्ञों की समझ से लिखी गई है और एकदम अथॉन्टिक है। अगर आप किसी रेफरेंस बुक में कोई चीज़ देखते हैं और एग्ज़ाम में कोई फैक्ट देखते हैं, कोई अगर उनमें कुछ कंट्राडिक्शन होता है या कुछ अलगाव होता है, तो आप ये मान के चलिए जो चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है वो सर्वथा सत्य है और वो कोर्ट में चैलेंजेबल है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो विवादित है, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, तो अगर वैसा अगर फैक्ट अगर एनसीईआरटी में दिया गया है तो मान के चलिए एनसीईआरटी वाला ही सही माना जाएगा। सेकंड चीज़, ये विभिन्न विषयों को लेकर व्यापक समझ विकसित करती है। अब इस बात को समझिए, व्यापक समझ का क्या मतलब है। देखिए, जब आप शुरुआत से आप रेफरेंस बुक उठा लेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर देंगे, सब्जेक्ट में आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है अगर वो क्लियर नहीं होगी तो आप उस सब्जेक्ट की, उस विषय की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। गहराई को समझने के लिए सबसे पहली बात वही है कि आपको बेसिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब तक बेसिक्स नहीं आएगी आप आगे चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप उन चीज़ों को रटना चालू करेंगे। रटना चालू करेंगे तो चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, और याद नहीं रहेगी तो फिर आप बात करिए कि आप मेंस में उन चीज़ों को कैसे उतारेंगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक लिमिटेड समय में आपको 10 मिनट से लेके 12 मिनट के अंदर, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मान के चलिए 8 मिनट ही मिलेगा। 8 मिनट हो गए, 8-9 मिनट के अंदर आपको टोटल पूरा आंसर लिखना ही लिखना है, तो आप ऐसे में किस तरीके से लिख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भैया बिना एनसीईआरटी पढ़े ये सब चीज़ें बेसिक्स आपके कैसे क्लियर होंगे। सेकंड चीज़ है, आप लगातार आप देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है। यूपी पीसीएस में भी देख रहे हैं और इस समय तो आरओ में भी देख रहे हैं, और इवन मैं तो काफ़ी ज़्यादा पेट की परीक्षाओं में देख रहा हूँ कि उसमें भी फैक्ट की बजाय अब तो कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आने लगे हैं, कि भाई उसमें फैक्ट्स कम आ रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें कम आ रही है, कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। तो भाई कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे अच्छा साधन है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के मामले में एनसीईआरटी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, समझ लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है कॉन्सेप्ट बनाने में। किसी भी विषय को समझने के लिए, कोई भी आप विषय समझना चाहते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी ही है जो आपको आसान भाषा में समझा सकती है। उसके अलावा किसी भी विषय में
अगर आपको मजबूत पकड़ बनानी है, आपको ना मजबूत आधार बनाना है, तो एनसीईआरटी ही किताबें हैं जो एक उसके लिए उत्कृष्ट संसाधन साबित हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, लड़खड़ा गई आवाज़। और सबसे विश्वसनीय स्रोत है, ये तो बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। शुरुआत से कवर टू कवर पढ़नी है, खाली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ अंडरलाइन करा हुआ मिल जाए तो कैसे पढ़नी एनसीईआरटी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना है कि शौक में एनसीईआरटी सब लोग खरीद तो बहुत सारे लोग लेते हैं। उसके बाद आप इलाहाबाद में जाइए लोगों के कमरों में, तो पता चले एनसीईआरटी की किताब कहाँ रखी है, तो बुक सेल्फ में जो सबसे नीचे वाला कोना है वहाँ पे लोग एनसीईआरटी उठा के रख देते हैं। और हालांकि कभी कभार उसको पढ़ते हैं या शौक में खरीद लेते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप क्लास 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लमसम ठीक ठाक किताबें हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि क्लास 6 में ही आप 4 चीज़ें हैं, और आप उसमें इतिहास भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कहाँ से कहाँ तक किताबें पढ़नी है, कौन सी ज़रूरी है कौन सी नहीं है, इतना मनोबल भी नहीं जुटा पाते हैं कि लगातार हम लोग की एक क्लास 6 से चालू करें और क्लास 12 तक ख़त्म कर दें। मनोबल का भी अभाव होता है भाई पढ़ने के लिए। तो होता क्या है, स्टॉक में खरीद तो ली जाती है लेकिन अंत में दिखाई कहाँ देती है, बुक सेल्स में सबसे नीचे। अब लेकिन एनसीईआरटी की जगह बुक सेल्फ में नीचे तो है नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हम लोगों को रखना कहाँ पे है, एनसीईआरटी की जो जगह है वो बुक सेल्फ में नहीं, एनसीईआरटी की जगह है आपकी दिमाग में। आपको एनसीईआरटी को दिमाग में घुसेड़ना है। जितना ज़्यादा आप में एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो या एक बार आप उसे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको एक दो बार ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपको अपनी रेफरेंस बुक और कोचिंग मटेरियल ही देखना पड़ेगा। या हमारे चैनल की वीडियोज़ है, हम आगे आपको बताएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको, सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जितना हो सकता है सुलभ हमारे लिए, उतना नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो एनसीईआरटी आपको एक दो बार पढ़नी है, उनका बेसिक रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। प्लस सेकंड चीज़, एनसीईआरटी के बारे में एक और मिथ आती है कि भाई क्या है, जो मेन मटेरियल है सिर्फ उसी को पढ़ना है और जो साइड में चित्र वगैरह दिए रहते हैं उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, जब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये जो चित्र के साइड में ये चीज़ें दी हुई हैं, ये इनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैप के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए, वो यहाँ पे लिखे रहते हैं। आगे जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा साइड से एक आध क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। ये जो साइड में बॉक्सेस में दिए रहते हैं, इनमें भी कभी कभार अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिले रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को समझाया जाता है। तो यहाँ से भी हम लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। सिर्फ मेन मटेरियल पढ़ना काफ़ी नहीं है कि आपने एनसीईआरटी में देखा लाइन बाय लाइन मेन मटेरियल उसका पढ़ लिया, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। मेन मटेरियल के साथ में आपको ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी कि आपने मेन मटेरियल पढ़ लिया आप कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं, ये साइड वाली चीज़ें भी पढ़नी है आपको और ये बॉक्स वाली चीज़ें भी पढ़नी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक चीज़ और आती है, एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद में लास्ट में प्रश्न उत्तर दिए होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहते हैं, कुछ सब्जेक्टिव टाइप भी रहते हैं। छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में शॉर्ट आंसर राइटिंग होती है। तो जब भी आप याद करिए कि अल्टीमेटली प्री के बाद आपको मेंस में क्या करना है। मेंस में आपको लिखना है। लिखने के लिए आप कोशिश करते हैं कि सीधे मैं यूपीपीएससी का पेपर उठाऊंगा या फिर यूपीएससी का पेपर उठाऊंगा या फिर अपना ऐसे उठाऊंगा और पहले दिन से ही मैं अच्छा खासा आंसर लिखने लगूंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग अगर आपको अच्छी करनी है तो मेरा तो मानना ये है कि पहले आप शॉर्ट आंसर लिखें। समझ रहे हैं आप कि हो सकता है कि पहले आप 50 शब्दों के, 100 शब्दों के आप आंसर लिखना चालू करिए। क्योंकि होता क्या है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको उनको हूबहू नहीं उतार पाएंगे। क्यों? एक समय में होता क्या है कि या तो दिमाग चलेगा आपका या तो हाथ चलेगा। तो दिमाग और हाथ दोनों आपके एक साथ नहीं चल पाते, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। वो तभी हो पाएगा जब आप शुरुआत से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप मान के चलिए कि शुरुआत में 50 शब्द, 100 शब्द, एनसीईआरटी का आपने चैप्टर पढ़ा हुआ, ठीक है। पढ़ने के बाद सीधे आपको यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए और उसी चैप्टर से पढ़ा हुआ है, तत्काल उसका क्वेश्चन मिल गया, तो लिखने में दिक्कत भी नहीं आएगी। 50-100 शब्द प्रोड्यूस करने हैं, इतना तो आसानी से हो सकता है। कोशिश करेंगे आप तो होने लगेगा। जब आपकी ये बेसिक तैयारी के साथ ही आपको अगर लिखना आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप 150 शब्दों का आंसर हो, 750 शब्द का ऐसे हो, या फिर 1000 से 1200 शब्द का ऐसे हो यूपीएससी का, आप आराम से लिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक 50-100 शब्दों से शुरुआत करी हुई है।
अब आपको लिखने में परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका मटेरियल डेवलप होता जाएगा, तो आप 150 शब्द भी लिख लेंगे, 750 शब्द भी लिख लेंगे और 1000 से 1200 शब्द भी लिख लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कई मायनों में आपका ये प्री को भी तैयार करवा रही है, मेंस को भी तैयार करा रही है। एक तरीके से मान के चलिए कि अगर आप तैयारी के फील्ड में घुस रहे हैं, तो अगर आपको वार्म अप करना है, तो वार्म अप का साधन शुरुआती दौर पे एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग जैसे वार्म अप करते हैं ना, तो वार्म अप करने की सबसे बढ़िया जो तरीका है वो एनसीईआरटी है। प्लस सेकंड चीज़, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो लोग पुराने हैं, जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसके बाद उनका प्री है, प्री निकल जा रहा है, मेंस नहीं निकल पा रहा है, मेंस निकल जा रहा है, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रुक रहे हैं और लगातार ऐसा 2-3 साल हो गए हैं, तो मैं उनको एक बार सलाह दूंगा कि प्लीज़ 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 आप लोग एक बार, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है, तो एक बार शुरुआत से लेके अंत तक एनसीईआरटी पढ़ डालें। ठीक है, पुराने बच्चे। नए बच्चे, उनको तो पढ़ना ही है, जो तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो भैया मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी से ही शुरुआत करें। एक बार आप एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से चाहे रेफरेंस बुक उठाइए, चाहे कोचिंग मटेरियल उठाइए, आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपने अगर एक बार एनसीईआरटी ढंग से, ध्यान से पढ़ी हुई है तब। और इसी के साथ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको हम लोग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसी जानकारी वाली वीडियो देते रहेंगे। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं अपने चैनल पे फ्री एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज सारे चैप्टर आपको समझाए जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी डेवलप होगी। सेकंड चीज़ जो मैंने शुरुआत में बात कही है, वो क्या मैंने कही थी? मनोबल। आप खुद से लेके बैठते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की, 7th की, 8th की, एक साथ देखते इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए आपको मनोबल चाहिए। वो मनोबल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपके साथ में एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर कराऊंगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं किताबें ले पा रहे हैं, तो मैं अपने चैनल में वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। उन वीडियोज़ को आप देखिए, उसमें मैं एक एक शब्द में, एक एक शब्द एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ एक एक शब्द है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हुए हैं, जो सारे क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरीके से अप्रोच के साथ हल करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ को मैं अपने चैनल में समझाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या जो बच्चा तैयारी करना शुरू करने जा रहा है उसके साथ भी शेयर करिएगा। इससे हमें भी अच्छा लगेगा। और जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मनोबल की ज़रूरत है, वैसे एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए शुरुआत से लेकर 6 से 12 तक ख़त्म करने के लिए मेरे लिए भी एक हरप्लस टास्क है, एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उसको पूरा करने के लिए मुझे भी मनोबल की आवश्यकता है। तो उस मनोबल, वो मुझे मनोबल कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री में सारा इनिशिएटिव चालू होने वाला है, फ्री में एनसीईआरटी को आपको चैप्टर वाइज में कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।